हेलो ऑल। कल हमने आइंस्टाइन के पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी देखा था। क्या कहा था आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट कुछ केसेस में पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा और उसके साथ जो एनर्जी आएगी वो कंटिन्यूअस ना आते हुए पार्टिकल के साथ में बंडल के फॉर्म में एनर्जी आएंगी। इन बंडल को उसने फोटोन कहा और इसकी एनर्जी दी जाएगी E=h। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली पार्टिकल की एनर्जी हो सकती है। सो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी को वेव लाइक प्रॉपर्टी के साथ इक्वेट किया फ्रीक्वेंसी के साथ, और यहाँ ये किसके थ्रू जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया प्लैंक कांस्टेंट के साथ, विच इज h, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकंड। ठीक है, सिंपल है आगे का आर्ग्यूमेंट। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। हमें पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है, बिकॉज लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब वेवलेंथ कम होना। सो जिन वेव्स की वेवलेंथ कम उनकी एनर्जी ज्यादा, जिन वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, फिर हमने आगे कहा all the photons of particular frequency have same energy, so frequency fix, energy fix। ठीक, और आगे कहा इंटेंसिटी बढ़ती है मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। ठीक है, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे, उनको कोई चार्ज नहीं है, और फोटोन पार्टिकल जब इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होगा। फोटोन जनरेट हो सकता है, फोटोन एब्सॉर्ब हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमने कहा था कि इन पोस्टुलेट के थ्रू हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन है, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्योंकि वेव थ्योरी तो उसे एक्सप्लेन कर नहीं पाई, इसीलिए हमें इन पोस्टुलेट्स की जरूरत पड़ी। सो देखो, पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला हमारा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा है। उसके पहले भी हमने एक देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, जिसे हमने फाई कहा। क्या ये वर्क फंक्शन है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by electron to be emitted from metal surface। हमने और एक चीज डिफाइन की है विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which photoelectric current मतलब क्या? emission of electron is not possible। सही है क्या ये दोनों चीजें? और हमारे आइंस्टाइन ने जो कहा E=h न्यू, ये मैच करता है क्या? सो देखो, तो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको हमने वर्क फंक्शन कहा है। अब एनर्जी किसके साथ कैसे आ रही है? एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये क्या रहेगी? E=h न्यू। अगर दिस एनर्जी E इज लेस देन फाइव वर्क फंक्शन, ठीक है, दैट इज जो एनर्जी आ रही है h न्यू, ये हमारे वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा। सो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है सर। एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए विच इज इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है, सो हम कहते हैं फाई नॉट इक्वल टू
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एच न्यू नॉट। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है जिसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो ई है, जिसको मैं फाइ नॉट कह रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम रहेगी तो एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सो बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन का इक्वेशन अगर यूज करते हैं हम, तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन जो हमें पता है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जो हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट नहीं मिला, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, energy gained by electron is less than work function, electron is not able to emit from surface, electron is not able to come out of surface। अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर ही नहीं आएगा तो करंट कहाँ से आएगा? सो बिल्कुल सही है। पहली जो चीज इसने बताई आइंस्टाइन ने, और उसके थ्रू हमारा जो प्रॉब्लम आया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने का, विच इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई होता है। अब उसके आगे जाकर कल हमने कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ती है मतलब क्या होता है? तो इंटेंसिटी बढ़ती है मतलब एनर्जी इंसिडेंट ऑन पर्टिकुलर एरिया बढ़ता है। अब हमें तो पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन है, तो उन सब के साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो रहेगी, हर फोटोन के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। अब एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, एक सरफेस पर होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, तो ये फोटोन जाकर स्ट्राइक होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को। सो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेंगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ज्यादा चार्जेस बाहर निकलेंगे। ज्यादा चार्जेस बाहर निकलेंगे तो करंट बढ़ेगा। सो इंटेंसिटी मीन्स दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट अगर बढ़े है तो जो फोटोन जिन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। आइंस्टाइन ने जो कहा वो ये परफेक्टली मैच करता है ऑब्जर्वेशन को। इंटेंसिटी बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना। फोटॉन्स बढ़ गए तो फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ज्यादा जगह पर होगी। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने वाले हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, देखो क्या दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा? हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ करंट बढ़ा है। अब ये तो काफी लॉजिकल है। फ्रीक्वेंसी फिक्स, एक फोटोन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी फिक्स एच न्यू, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट बढ़ गया। बट देखो, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसकी उनकी एनर्जी ये एच न्यू इतनी रहेगी।
अब देखो, जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी बाहर निकलने के लिए चाहिए। सो जो एनर्जी आई उसमें से वर्क फंक्शन इतनी एनर्जी चली जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल रहेगी। सही है ना? ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी फोटोन से आई, ये एनर्जी फोटोन से आई। फाई नॉट इतना वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी उसको मटेरियल से बाहर निकलने के लिए, मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए खर्चा करनी पड़ी। सो बची कितनी? ई माइनस फाई नॉट। इतनी एनर्जी इज अवेलेबल विथ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? अब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल है। अब ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, हमारे कलेक्टर प्लेट के पास जाएगा और हम करंट मेजर करेंगे क्योंकि चार्जेस का फ्लो हुआ है। अब हमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल निगेटिव किया, मतलब क्या? तो अब हमारी कलेक्टर प्लेट उसे रिपेल कर रही है। सो अब क्या होगा? अब उसे तो ये रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी खर्चा होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस पर है उसकी एनर्जी इतनी रहेगी, जो अंदर है उसको तो फाई नॉट से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी और कम रहेगी। सो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी हो सकती है? ई इंटू फाई नॉट। कितने भी इलेक्ट्रॉन रहे, इससे ज्यादा एनर्जी उसके पास अवेलेबल रहेगी क्या? नहीं। सो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है वो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल निगेटिव कर दिया। सो निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रॉन इसके पास एनर्जी होने के कारण इस रिपल्शन को ओवरकम करके आगे जा रहा है। बट देयर विल बी ए वन कंडीशन, जब ये रिपल्सिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल ये इतना रहेगा कि मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा। अब ये मैक्सिमम एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फाई नॉट तो सबके लिए सेम है, किस पर डिपेंड करेगी? ई। सर ये तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी बिकॉज ई इक्वल टू एच न्यू। सो फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल विथ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स रहेगी, इट विल बी ई माइनस फाई नॉट। अब एनर्जी फिक्स है तो उससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच जाएगा। ये बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। सो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी मतलब क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। सो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, जो हमने नेक्स्ट ग्राफ में दिखाया है। बट अगर फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल फिक्स रहेगा। अब ऐसे कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना आए, इंटेंसिटी कितने भी फोटॉन्स क्यों ना आए, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड हेंस नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। उनकी एनर्जी बढ़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि गिवन फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी अवेलेबल विथ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स रहेगी, इतनी रहेगी या इससे कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और अंदर है उसको सरफेस मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकलना है। सो उसकी ज्यादा एनर्जी खर्चा होगी, उसकी एनर्जी और कम रहेगी। सो उसके कारण क्या होगा? वो उसके पहले वाले पोटेंशियल को ही ओवरकम करने में फेल होगा। और इसलिए देखो, ऐसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम है वो इस पोटेंशियल पर ही पहुंचना कम हो गए, करंट कम हो गया। इसके एग्जैक्टली अपोजिट, जब हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, हमने देखा कि डिफरेंट इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, करंट ज्यादा है। बट फॉर गिवन फिक्स इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये करंट नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा? सो देखो, E इक्वल टू एच न्यू वाले एनर्जी के साथ फोटोन आया। अब मान लेते हैं ये पूरी की पूरी एनर्जी उसको वर्क फंक्शन और मटेरियल के बाहर निकलने में खत्म हो गई। सो अभी क्या हो गया? अब सरफेस पर आ गया पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि सब एनर्जी खर्चा हो गई, जस्ट बाहर आकर बैठ गया। अब जब कोई एक्सीलरेट करने वाला नहीं है तब क्या वो पहुंच पाएगा क्या कलेक्टर प्लेट के पास? नहीं, उसे खींचना पड़ेगा। इसलिए
ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम थी, वो जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, इसको पॉजिटिव किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए और खींचे गए। बट फिर क्या हुआ, फिर ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जस्ट बाहर निकला है फोटोन के साथ इंटरेक्ट करने के कारण, ऐसा बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन बाकी है क्या कि जो कलेक्टर प्लेट के पास नहीं पहुंच रहा है? एक भी नहीं है। बिल्कुल जो जस्ट सरफेस के बाहर निकला है उसको भी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल खींच रहा है। सो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है, तो अब आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा नहीं तो करंट कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू, ये शुरुआत की वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, शुरुआत में करंट इंक्रीज हुआ क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है उनको खींचा, वो पहुंच गए। पहले वो पहुंच नहीं पा रहे थे, बट अब जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो भी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के पास करंट पहुंच गया, तो इसके आगे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है कि जिसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से वो पहुंच जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू करंट सैचुरेट हो जाता है, करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, हमने इसे सैचुरेशन करंट कहा है। आया है क्या ध्यान में? बिल्कुल सही है। सो हमारे आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट्स है उससे हमने ये ग्राफ भी एक्सप्लेन किया। चलो और आगे जाते हैं। देखो, ये हम ही कह रहे थे कि यहाँ से जो लाइट आया उसने अंदर वाले, इस फोटोन ने, लाइट आया मतलब कौन आया? फोटोन। उसने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, ये जस्ट यहाँ पर आकर बैठा है। सो अब हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से हम ये जस्ट यहाँ पर जो पहुंचा है उसको खींच लेंगे। इसका पोटेंशियल निगेटिव किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे। एंड देन देयर विल बी अ कंडीशन कि बिल्कुल सरफेस से निकला हुआ जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, उसके पास भी इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि इस रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ पर पहुंच जाए, जिसको हमने कट ऑफ पोटेंशियल कहा है। एंड ऑब्वियसली दिस कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की रहेगी, विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है? ओके सर, बढ़िया है। अब देखो, क्या हम इसके बारे में बात कर रहे थे क्या? इस ग्राफ में क्या है? इंटेंसिटी फिक्स है। इंटेंसिटी फिक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स। ठीक है, अब क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर फिक्स है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, सर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ेगी, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होने वाले हैं वो बढ़ेंगे क्या? नहीं सर, इंटरेक्शन तो उतने के बीच में होने वाला है। सो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, एनर्जी ऑफ emitted electron increases, but number of emitted electron is fixed. ठीक है? सो देखो, अगर नंबर फिक्स है तो करंट बढ़ेगा क्या? नहीं, नंबर फिक्स है तो चार्जेस फिक्स है, चार्जेस फिक्स है तो करंट फिक्स रहेगा। एंड दैट्स व्हाई अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फिक्स रहेंगे, करंट फिक्स रहेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो, जब फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, उसको रोकने के लिए लगने वाला कट ऑफ पोटेंशियल कम है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, एमिटेड इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गई। इसके आगे जब फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ जाएगी, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ जाएंगी, तो उसे रोकने के लिए लगने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आ गया ध्यान में। सो इसलिए ये भी जो ऑब्जर्वेशन था हमारा, वो हम आइंस्टाइन के
पोस्टुलेट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V है तो उसके अगेंस्ट जो इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा दैट वर्क विल बी E इंटू वी नॉट। बट ये वर्क किसके बराबर रहेगा? सो ये वर्क रहेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। नहीं समझ रहा है सर? देखो, इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसकी कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो हमें कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये वर्क रहेगा। सर ऐसे क्यों कह सकते हो आप? सो आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो क्या मैं वर्क को Q इंटू वी कह सकता हूँ? अभी चार्ज कितना है? अभी E है, इसलिए वर्क डन मैं कह रहा हूँ E इंटू वी नॉट। पर वर्क करने के लिए एनर्जी लगेगी, वो इलेक्ट्रॉन के पास कैसे आ गई? तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। कहाँ से गेन की? तो फोटोन जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ, उसके कारण। सो पर फोटोन की पूरी एनर्जी इसके पास अवेलेबल रहेगी क्या? नहीं, कुछ एनर्जी इसको वर्क फंक्शन के जगह पर खर्चा करनी पड़ेगी। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी अवेलेबल रहेगी दैट एनर्जी विल बी इंसिडेंट एनर्जी फ्रॉम फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि ये बाहर निकलने के लिए लगने वाली एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी अब इसके पास अवेलेबल रहेगी काइनेटिक एनर्जी के पास फॉर्म में, और इस एनर्जी को यूज करेगा ये रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है उसके अगेंस्ट वर्क करने में, क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। क्या कहा जाएगा इसे? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बड़ा सिंपल है सर। तो देखो मैं इनको ही इक्वेट कर दूंगा। सो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। गिवन मेटल के लिए फाइ नॉट फिक्स रहेगा। सो देखो दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस इज h बाय e इंटू न्यू माइनस फाइ नॉट अपॉन ई। अगर आप ठीक से देखोगे तो वर्क फंक्शन गिवन मेटल के लिए फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, h इज प्लैंक कांस्टेंट। सो दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। क्या मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल सही है। इसका इंटेंसिटी के साथ कुछ रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। आ गया क्या ध्यान में? नेक्स्ट ग्राफ भी इसी पर बेस्ड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी हुई एनर्जी बढ़ेगी, उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही है, क्लियर। अब सिर्फ एक पार्ट बाकी रहा विच इज अबाउट टाइम लैग। सो अब देखो हमने कहा है ये जो हमारा मटेरियल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन आकर स्ट्राइक करने वाला है। अब ये जो एनर्जी इंटरेक्शन रहेगा ये इंस्टेंटेनियस होगा। ये पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल का जैसा कोलिजन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। देयर इज वेरी स्मॉल टाइम, एक्चुअली टाइम लैग कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अब एनर्जी फटाक से ट्रांसफर हो गई तो एनर्जी फटाक, ये इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा आने वाला फोटोन दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाला है।
हाँ सर बिल्कुल सही है। सो टाइम लैग का सवाल आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। सो टाइम लैग रहेगा ही नहीं। सो हमारे आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमारा टाइम लैग नहीं रहना चाहिए, ये भी एक्सप्लेन किया। एंड दस लाइट को पार्टिकल कंसिडर करना, लाइट की एनर्जी एक बंडल्स के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में आती है और वो पार्टिकल जैसा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, ऐसा जो आइंस्टाइन ने कहा, उसके थ्रू हम हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके सभी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर पाते हैं। एंड दस लाइट को पार्टिकल जैसा कंसिडर करना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई वी से रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, आज हम यहाँ पर रुकते हैं।